हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए डिस्कस करते हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द एंजाइम। एंजाइम अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेगुलेटिंग द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विदाउट इटसेल्फ बीइंग अल्टर्ड इन द प्रोसेस। जैसा कि कहा जाता है कि रिएक्शंस जब स्टार्ट होती है तो हमारे लिए क्या चाहिए होता है, तो रिएजेंट, एक रिएजेंट ए एक रिएजेंट बी, या रिएक्टेंट कह सकते हैं एक तरीके से, जिनको आप फ्यूज़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो। तो यहाँ पे एंजाइम की बात की जा रही है। तो एंजाइम के टर्म्स में बात हमारे सेलुलर लेवल पे हो रहा है, मतलब कि सेलुलर लेवल पे जो रिएक्शन होती हैं, तो सेलुलर लेवल पे जो रिएक्शन की जाती है उनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, एंजाइम अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, केमिकल फॉर्म में कैटलिस्ट की तरह काम करती है, बिना कंज्यूम्ड हुए, रिएक्शन में अल्ट्रेशन करते हुए वो बिना कंज्यूम हुए बाहर निकल जाती है। यह एंजाइम का एक तरीके का डेफिनेशन हो गया। एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विदाउट इटसेल्फ बीइंग अल्टर्ड इन द प्रोसेस, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन रेट को आप अप एंड डाउन कर सकते हो, और लेकिन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते आगे। एंजाइम कैटलाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, जितने भी हमारे सेल मेटाबॉलिज्म में प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जितने भी हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म जब टर्म यूज़ किया जाता है तो हम बात करते हैं कोई हमारा प्रोडक्ट है, या तो वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल में फॉर्म करेगा, या स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर्म एक साथ क्रिएट होकर फॉर्मेशन करके लार्ज मॉलिक्यूल का क्रिएशन करेंगी। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिक्स जब किया जाएगा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंबाइन कर दिया जाएगा, तब बनता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शंस के रेट को अप एंड डाउन, स्लो, हाई, जैसा भी हमारा जोन रहेगा, जो भी हमारा स्पेसिफिक रिएक्शन हो रहा होगा उस पर वो इफेक्ट दिखाएंगे। जैसा यहाँ बताया गया है कि एंजाइम पे इफेक्ट करने के लिए क्या है, एंजाइम किस पे इफेक्ट कर रहा है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा, एंड देन एंजाइम अपना वर्क करके हट जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखना चाहेंगे तो एंजाइम प्लस एस, मतलब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट, जहाँ पे एंजाइम जाके बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा। उसके बाद एंजाइम आपका कोई भी पार्टिसिपेशन प्रोडक्ट में करेगा है नहीं, तो प्रोडक्ट हमारा रिमूव हो चुका होगा और एंजाइम अपना अलग। लेकिन अगर बायोकेमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो वहाँ पे ये डिग्रेड कर दिए जाते हैं, मतलब कि वर्क हो गया तो आप इनको हटा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में इनको बोला जाएगा द माइक्रोमोलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जैसा कि हम बोलते हैं कि एंजाइम्स का नेचर क्या है, एंजाइम्स का नेचर होता है प्रोटीन जैसा, और हमारे बॉडी में 4 मेजर माइक्रोमोलिक्यूलर फॉर्म पाए जाते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको माइक्रोमोलिकुलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह बोला जा सकता है। दैट एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एंजाइम, द मॉलिक्यूल्स अपॉन विच एंजाइम रिएक्ट आर नोन एज सबस्ट्रेट, मतलब कि जो हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा, जहाँ पे जाके ये बाइंड कर रहा है उसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब जो हमारा एंजाइम ने पार्टिसिपेशन करने के बाद बनाया उसे आप प्रोडक्ट की तरह ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसे आप क्लियर कर लो। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इन केमिस्ट्री यानी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। जैसा कि इसमें बताया गया है कि कैटलिस्ट जो हमारा है केमिस्ट्री के टर्म्स में एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है और बिना कंज्यूम हुए वहाँ से हट जा रहा है, जिसे आप कैटलिस्ट बोल रहे हो। बस इसी के आगे आपको क्या मेंशन कर देना है, बायो कैटलिस्ट। सारा खेल सेलुलर लेवल पे चल रहा है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इज अ कंप्राइज्ड ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन अ लिविंग सेल। जो भी रिएक्शन आपके लिविंग सेल में हो रहा है, लिविंग सेल में होने का मतलब फॉर द लिविंग पर्पस, मतलब कि जिंदा रहने के लिए जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे, वो सारी बातें मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती है। ब्रॉडली अगर हम इसे डिफाइन करेंगे, दीज रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिक रिएक्शन दैट कन्वर्ट न्यूट्रिएंट टू एनर्जी एंड एनाबॉलिक रिएक्शन दैट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ लार्जर बायोमोलिक्यूल्स। दो ही टर्म्स आते हैं,
या तो हमारी बॉडी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करेगी या स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगी। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स। कैटाबॉलिज्म मीन्स आप लार्जर मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइन कर देंगे। एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन दैट बिल्ड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि आपके छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल है और वो लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो मोनो और पॉली, मोनो मतलब एक हो गया और पॉली मतलब बहुत सारे। अगर मोनो से आपने मोनो को लिंक वाइज या चेन या ब्रांच में एक साथ करना स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन में, तो पॉलीमर बनाएगा, जिसे आप लार्ज मॉलिक्यूल की तरह भी डिफाइन कर सकते हो। देयर आर 4 मेजर क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया था कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे थे माइक्रोमॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है कि देयर आर 4 मेजर क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपका आएगा प्रोटीन्स, एक वर्ड आ गया आपका प्रोटीन। तो हमने क्या बोला, एन एंजाइम इज़ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ प्रोटीन। प्रोटीन है तो हम इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट टर्म पे आप जाएंगे तो द टर्म प्रिकर्सर इज अप्लाइड टू इनएक्टिव सब्सटेंस दैट कन्वर्टेड टू इनएक्टिव वन सच एज एंजाइम। मतलब कि ये कह सकते हैं कि प्रिकर्सर एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है रिएक्शन के स्टार्टिंग फेज में, और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है प्रिकर्सर की वजह से ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक, जिसकी वजह से हम वो प्रोडक्ट बना सके। तो ऐसा हमारा बायोलॉजिकल फॉर्म में बात की जाएगी तो ये होते हैं एंजाइम, विटामिन और हार्मोन्स। द टर्म प्रिकर्सर अप्लाइज टू एनी केमिकल दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, मतलब जिसे किसी और रूप में बदला जा सके, किसी और फॉर्म में आप चेंज कर दो, कन्वर्जन कर दो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपना एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये हम लोग जान चुके हैं। और आगे चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से आपने यूजफुल थिंग्स को सेपरेट आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा यूजफुल थिंग क्या है, जो आपने सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेपरेट आउट किया था, वो हमारा था एंजाइम। क्यों सेपरेट आउट किया है आपने, कमर्शियल प्रोसेस के लिए, फूड इंडस्ट्री में या आप कह सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है बल्क प्रोसेस के लिए। मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ को कमर्शियली वे में बनाना है, बल्क प्रोडक्शन करना है, देन आप क्या करोगे, उस एंजाइम का सेपरेशन करोगे। लेकिन अब क्या है, एंजाइम सेपरेशन इज़ अ हाईली कॉस्टली और स्पेसिफिक टर्म्स में कंप्लीट होता है। तो इसके लिए तो हमें कुछ ऐसा टर्म्स यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम उसका बार बार यूज़ कर पाएँ और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो। तो हमने क्या देखा कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में आपका आया इमोबिलाइज्ड एंजाइम, जो एक टर्म्स यहाँ पे क्लियर होके आ रहा है, इमोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड का मतलब होता है आपका कोई भी चीज़ रनिंग फेज में हो। इमोबिलाइज का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ जो इनकैपेबल ऑफ बीइंग मूव, मतलब कि फिक्स्ड फॉर्म में हो, कहीं मूव ना कर पाए। अनस्टेबल होता है हमारा एंजाइम, तो उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक रीजन में आपने स्पेस को फिक्स कर दिया। जैसे आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने कोई एक फेज़ ले लिया, कोई एक सॉलिड, कोई भी फेज़ है हमारा, उस सॉलिड फेज़ पे आपने एंजाइम को यहाँ पे ऐड करा दिया। ये एक तरीके का कॉन्सेप्चुअल चीज़ हो गया कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो। अडहेरेशन जो एक वर्ड बन के आता है एडजॉर्प्शन का, जहाँ यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है एडजॉर्प्शन, मतलब कि किसी लेयर पे आपका एंजाइम जो है वो जाके बाइंड कर जाएगा। बाइंड करेगा तो कॉमन सी चीज़ है, बाइंड करने के लिए कोई एनर्जी फॉर्म होगी, कुछ एनर्जी लगेगा। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी उनके बीच में ज़रूर होगी। तो यहाँ पे क्या है, वो एनर्जी कौन सी होती है वो हम एडजॉर्प्शन के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम इमोबिलाइज टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। द टर्म इमोबिलाइज एंजाइम रेफर्स टू एंजाइम फिजिकली कन्फाइंड are localized in a certain defined region of a space with a retention of their catalytic activity and which can be used repeatedly and continuous। मतलब कि ये कह सकते हो कि कोई हमारा ये स्पेस है, इस पे आपने एंजाइम को इंट्रैप कर दिया या इसमें एंजाइम को आपने इन्वॉल्व कर दिया। अब ये आप क्या कर रहे हो, अपने किसी भी रिएक्शन में उसको अप्लाई कर दे रहे हो। देन इस कंडीशन में क्या होगा, जितने की आवश्यकता होगी, जितने एंजाइम के नेसेसरी पार्ट होंगे वही कंज्यूम्ड होगा और बाकी आप
उसको सेपरेट आउट करके रिएक्शन से बाहर निकाल लोगे। इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि मल्टीपर्पज़ हो जाएगा, मतलब कि मल्टी रिएक्शंस एंजाइम आप यूज़ कर सकते हो। ये इमोबिलाइज का फॉर्म है। अगर आप इसको कॉमन वे में समझना चाहते हैं तो सीधा सीधा एक वर्ड आप यूज़ कर लीजिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग मूव्ड, मतलब कि फिक्स फॉर्म में आपने एंजाइम को रोक दिया है किसी एक जगह पे। जितना यूज़ होना होगा उतना यूज़ होगा, जितना नहीं यूज़ होना आपने उस रिएक्शन से उसको सेपरेट आउट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 प्रिंसिपल टेक्निक्स फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम, नेमली एडजॉर्प्शन, जैसा कि हमने बताया एडजॉर्प्शन। याद रखिएगा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ एडजॉर्प्शन की बात की जा रही है तो हम किसी सॉलिड फेज की बात करेंगे जिस पे आप अपने एंजाइम को, जैसा कि एडजॉर्प्शन का काम ही होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा और ये किसी कैरियर से जुड़ जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, ये आपको अब क्लियर हो जाएगा। एडजॉर्प्शन हो रहा है तो हमारा कैरियर के साथ एंजाइम ऐड हो गया। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, कॉमन सी चीज़ है, अगर हम किसी चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट के टर्म्स नहीं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो कंपोनेंट्स कौन सा है, जैसा कि हमारा ये सपोर्ट कैरियर हो गया, ठीक, एंजाइम खुद भी रहेगा, कोई भी स्पेसिफिक एंजाइम है, सपोर्ट कैरियर है। देन जिसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हो या सॉलिड फेज सपोर्ट कैरियर बोल सकते हो, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। कंपोनेंट्स में ये यूज़ किए जाएंगे, या तो आपका सपोर्ट कैरियर या एंजाइम। नेक्स्ट टर्म में हम आगे बढ़ेंगे एडजॉर्प्शन का। तो एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व द फिजिकल बाइंडिंग ऑफ एंजाइम और सेल ऑन टू द सरफेस और इनर्ट सपोर्ट। सपोर्ट हमने बताया था, उस पर आपका एंजाइम बाइंड कर जाएगा। किसके थ्रू बाइंड कर रहा है, वो आपका सपोर्ट जो भी रहेगा वो मटेरियल होगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो इनऑर्गेनिक में आपको एल्यूमिना है, सिलिका जेल है, और ऑर्गेनिक फॉर्म में आप कह सकते हो कि स्टार्च हो गया, कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज हो गया, जिनका यूज़ आप कर रहे हो इनर्ट सरफेस बनाने के लिए, जिस पे एंजाइम जाके बाइंड कर रहा है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है इसका, बाइंड तो कर रहा है लेकिन किस फोर्स की वजह से बाइंड कर रहा है, वान डर वाल फोर्स हो गया, या किस बॉन्ड की वजह से बाइंड कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये दोनों बॉन्ड जो भी हैं और फोर्स जो है वो वीक फॉर्म में होता है, इसी वजह से ईजिली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ नहीं होता। पीएच, टेम्परेचर अगर आप अल्टर करोगे तो जल्दी टूट जाएंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है एडजॉर्प्शन का। इंट्रैपमेंट, जैसा कि इंट्रैपमेंट की बात की जा रही है, मतलब किसी चीज़ को किसी एक कैप्सुलर फॉर्म में, यहाँ कैप्सुलेशन लिखा गया है लेकिन अगर आप इसे समझना चाहते हो तो किसी एक स्पेसिफिक रीजन में आपने एंजाइम को इवॉल्व कर दिया, मतलब कि उसको इन्वॉल्व करके अपने प्रोसेस में यूज़ कर रहे हो। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इज़ अ केजिंग, मतलब कि किसी चीज़ को पिंजड़े में बंद करना। इज़ अ केजिंग ऑफ एंजाइम बाय अ कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया था फोर्स, वैन डर वाल्स, और देखिए यहाँ पे वैन डर वाल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो वीक थे डिसएडवांटेज में आ गया। आगे इंट्रैपमेंट किया गया, एंजाइम को किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर केस कर दिया गया, कैप्चर किया गया, किसकी वजह से, या कौन सा बॉन्ड यूज़ किया गया, कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों बॉन्ड, दोनों फोर्स या दोनों एक्टिविटी की वजह से वो हमारा जो एंजाइम था उसके अंदर टिका हुआ है। एंजाइम और ऑक्यूलेटेड इन द सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमेरिक नेटवर्क्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमेरिक नेटवर्क, जिसके अंदर वो हमारा इवॉल्व है या ऑक्यूलेटेड है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमेरिक नेटवर्क्स। इट इज़ अ परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट टू पास बट रिटेन द एंजाइम इनसाइड द नेटवर्क। तो कॉमन लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो इंट्रैपमेंट यहाँ पे है कि यहाँ पे एंजाइम रिटेन सेम रहेगा, जितना यूज़ होगा उतना ही उस चीज़ में पार्टिसिपेशन करेगा, लेकिन हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से पास आउट कर पाएगा और सबस्ट्रेट पास आउट कर पाएंगे। एंजाइम उसी इंट्रैपमेंट के अंदर फिक्स रहेगा, जितनी क्वांटिटी यूजेबल होगी वही यूज़ की जाएगी। इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट अंदर आ सकता है, ई और एस, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा। जितना यूजेबल होगा उतना ही यूज़ होगा, बाकी इसी के अंदर इंट्रैप होके रह जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं इनकैप्सुलेशन पे। ठीक है,
जो हमारा लास्ट टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्डिंग और क्रॉस लिंकिंग। जब हमें सपोर्ट कैरियर नहीं मिलेगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एंजाइम रहेगा उनके बीच में क्या क्रिएट कर देंगे, एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे, क्रॉस लिंक कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों एंजाइम जो है छोटे छोटे कैप्सुलेशन फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अगर हमारे पास कोई सपोर्ट कैरियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस लिंकिंग करेंगे, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्डिंग का यही हो गया कि आपने पहले से ही उसको प्रिपेयर कर रखा है, जो हमारा फैक्टर है जिस पे आप एंजाइम को बाइंड करा रहे हो, कि वो एंजाइम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना ले ताकि आप अपने प्रोसेस में उसको यूज़ कर सको। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स में आप मेंशन कर लो, देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेज इन अटैचिंग एंजाइम टू अ सॉलिड सपोर्ट एंड फ्यू ऑफ द मेजर रीजन आर लिस्टेड बिलो। मल्टीपल, बार बार यूज़ कर सकते हो, रिपीट यूज़ कर सकते हो। इमोबिलाइज एंजाइम आर यूज मोर स्टेबल एंड लेस लाइकली टू डीनेचर्ड, बार बार यूज़ कर सकते हैं, डीनेचर्ड नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा। अगर आप चाहोगे कि अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना रुक जाए तो आप क्या करोगे, सीधे अपने जो भी आपने इमोबिलाइज एंजाइम को बना रखा है, फॉर्म कर रखा है, उसको ही रिमूव कर दोगे उस रिएक्शन से, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन ही रुक जाएगा। प्रोडक्ट इज़ नॉट कंटामिनेटेड, आपने एंजाइम को निकाल लिया तो इमोबिलाइज एंजाइम को वहाँ से सेपरेट आउट किया, देन जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कंटामिनेटेड नहीं होगा। मतलब उसको प्यूरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने रिमूव कर लिया ना, सपोर्ट कैरियर को रिमूव कर लिया, मतलब एंजाइम रिमूव हो गया। इन एडिशन देयर विल बी नो एंजाइम लेफ्ट इन द प्रोडक्ट एट द एंड, देयरफॉर प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, मतलब कि कंटामिनेशन लेस होगा और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूजेबल हो जाएगा। और एक मेंशन करने के लिए अगर आप देखोगे कि बेनिफिट्स में क्या मेंशन कर सकते हैं, तो अलाउज डेवलपमेंट ऑफ मल्टी एंजाइम रिएक्शन सिस्टम, कि मतलब एक ही बैच, एक एंजाइम के बैच को आप मल्टी एंजाइम रिएक्शंस में यूज़ कर सकते हो। बार बार किसी रिएक्शन को, बल्क प्रोडक्शन में हम यही करेंगे, हाईली कॉस्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उसे इस तरीके के टेक्निक्स में कन्वर्ट कर देंगे कि ताकि हमें उसे बार बार यूज़ ना करना पड़े। मतलब कि आपने यूज़ किया एक बार, वो डिग्रेड हो गया, फिर यूज़ किया, फिर डिग्रेड हो गया। इस कंडीशन में आपका लॉस ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के इन्हीं चारों फैक्टर को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे। तो ये जनरल आपका एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का एक ओवरव्यू था। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।